हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सीटेट सितंबर 2026 के लिए उर्दू पेडागोजी के एक और टॉपिक ज़बान की तदरीस के उसूल को अच्छे से समझेंगे। ये हमारा उर्दू पेडागोजी के रिलेटेड सेकंड टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग की बात करें या ज़बान की तदरीस के उसूल की बात करें, तो जो हमारे माहिरीन नफ्सियात हैं उन्होंने ज़बान की तदरीस के सिलसिले में मुख्तलिफ नज़रियात पेश किए हैं। ठीक है, जो दर्ज झैल हैं, नंबर 1 है थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। इसको उर्दू में दिलचस्पी और तरगीब का उसूल कहते हैं। देखिए, इस थ्योरी में ज़बान सीखने में दिलचस्पी और तरगीब बुनियादी किरदार अदा करती हैं। यानी जब भी कोई ज़बान सीखी जाती है तो उसके लिए उस दूसरे पर्सन को जिसको आप ज़बान सिखाना चाहते हैं उसको मोटिवेट करना होता है। ठीक है, या जब तक आप उसमें कोई दिलचस्पी पैदा ना करें तब तक वो ज़बान नहीं सीख सकता। तो निसाबी मवाद तलबा की दिलचस्पी और सलाहियत के मुताबिक होना चाहिए। यानी जो भी बच्चों को पढ़ाया जाता है वो मटेरियल इस तरह होना चाहिए कि बच्चा खुद उसमें दिलचस्पी ले। यानी बच्चों की सलाहियतों के मुताबिक ही जो कंटेंट बनाया जाता है वो होना चाहिए। अगर आप बच्चों को सही तौर पर ज़बान सिखाना चाहते हैं तो उसके लिए चार्ट्स, तस्वीर, फ्लैश कार्ड्स, मॉडल्स और बसरी वसाइल के ज़रिए तदरीस को दिलचस्प बनाया जा सकता है। बसरी का मतलब होता है जो विजुअल हो, देखने वाला। सेकंड है तकलीद का उसूल, थ्योरी ऑफ इमिटेशन। देखिए, बच्चे ज़बान तकलीद के ज़रिए सीखते हैं, यानी नकल करके सीखते हैं। मान लो जैसे मादरी ज़बान है तो बच्चे घर में एक दूसरे की नकल करके ज़बान सीखते हैं। जब वो अपने पेरेंट्स को बात करते हुए सुनते हैं तो वो ज़बान सीखते हैं। तो दुरुस्त तलफ़ुज़ और अल्फाज की नकल से अच्छी ज़बान पैदा होती है। इसीलिए एक टीचर का जो तलफ़ुज़ है वो सही होना चाहिए, क्योंकि बच्चे टीचर की नकल करते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा उसूल है तकलीद का उसूल। उस्ताद को तलबा के लिए यानी स्टूडेंट्स के लिए एक मिसाली नमूना बनना चाहिए। ये माना जाता है कि बच्चे हमेशा अपने उस्ताद की नकल करते हैं। इसलिए टीचर के लिए क्या होना चाहिए, एक बेहतर से बेहतर मॉडल बनना चाहिए ताकि वो बच्चे उस टीचर की नकल कर सकें, उनका तलफ़ुज़ सही हो, यानी प्रोनाउंसिएशन सही हो, वोकैबुलरी सही हो, ताकि बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। तीसरा है आदत साजी का उसूल, यानी थ्योरी ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। पामिर के मुताबिक ज़बान सीखना जो है ये आदत पैदा करने का अमल है। कौन सी आदत? यानी जब तक हम मश्क ना करें, प्रैक्टिस ना करें तो हम ज़बान को नहीं सीख सकते। तो इसलिए एक टीचर का फ़र्ज़ बनता है कि वो बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाए। ठीक है, मुसलसल मश्क के ज़रिए बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने और दुरुस्त तलफ़ुज़ की आदत पैदा की जाती है। अगला है मश्क और तकरार का उसूल, यानी थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज। स्किनर के मुताबिक मश्क और ड्रिल ज़बान सीखने में अहम किरदार अदा करते हैं। यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, बार बार मश्क से ज़बान की महारतें मजबूत होती हैं। यानी जो ज़बान की महारतें हैं, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एट्सेट्रा, ये मजबूत होती हैं। ठीक है, जब कोई बार बार प्रैक्टिस, जब हम किसी चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो हमें उस पर मास्टरी हो जाती है। अगला है इनफरादी इख्तिलाफात का उसूल, यानी थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हमेशा क्लास में बच्चे एक समान नहीं होते हैं। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, वो एकदम किसी चीज़ को ग्रैब कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे बहुत लेट समझते हैं। तो हर बच्चा मुनफरिद होता है, यानी हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। तलबा की सलाहियतों, दिलचस्पियों और पस मंज़र को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। यानी स्टूडेंट की कैपेबिलिटी, कितना वो इंटरेस्टेड है, उसी चीज़ को मद्देनज़र रखकर उसे सिखाना चाहिए। मुख्तलिफ हिकमत अमलियों और तदरीसी तरीक़ों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यानी नई नई एक्टिविटीज़, ठीक है, नई नई टीचिंग मेथड्स को अपनाकर हम बच्चों को अच्छे से अच्छा सिखा सकते हैं। अगला है मादरी ज़बान के इस्तेमाल का उसूल, थ्योरी ऑफ यूजिंग मदर टंग। देखिए, इब्तदाई मराहिल में शुरू में जब आप बच्चे को कोई दूसरी चीज़ सिखाना चाहते हैं तो हमेशा सबसे पहले आपने उसको मादरी ज़बान, जो उसकी अपनी ज़बान है, वहाँ से शुरुआत करनी चाहिए।
بعد کے مراحل میں ہدفی زبان یعنی جو دوسری لینگویج آپ سکھانا چاہتے ہیں وہ آپ اس پر آئیں، لیکن سب سے پہلے آپ نے اس کو مادری زبان سے ہی شروعات کرنی ہے۔ ہدفی زبان کا مطلب مان لو اگر ہماری اردو یہ ہماری مادری زبان ہے، ٹھیک ہے، اور ہماری انگلش مادری زبان نہیں ہے، تو سب سے پہلے ہم نے مادری زبان سے ہی شروعات کرنی ہے، دھیرے دھیرے کر کے ہم دوسری زبان پر آئیں گے۔ اگلا ہے زبانی ماحول فراہم کرنے کا اصول، یعنی تھیوری آف ایکسپوجر ٹو لینگویج۔ طلبا کو ایسا ماحول فراہم کیا جائے جہاں وہ زبان سن اور بول سکیں، یعنی ایک ایسا انوائرمنٹ یا ایک ایسا ایکسپوجر ان کو پرووائڈ کرنا کہ جہاں پر وہ آسانی کے ساتھ زبان کو سیکھ سکتے ہیں۔ زبانی کلب، چارٹس اور سماعی و بصری وسائل اس میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ جب آپ بچے کو چارٹس کے تھرو سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، جب آپ بچے کو آڈیو ویڈیو کے تھرو سکھاتے ہیں، یعنی مان لو کوئی کلپس وغیرہ، کوئی ویڈیو کلپس، ٹھیک ہے، جس کو ہم کہتے ہیں جیسے آج کے ٹائم میں اسمارٹ کلاسز وغیرہ آ گئی ہیں، جب ہم ان کے تھرو بچے کو سکھاتے ہیں تو بچہ جلدی سیکھتا ہے۔ اگلا ہے زندگی سے ربط کا اصول۔ ہمیشہ جب بھی کوئی نئی چیز سکھائی جائے اس کو ہمیشہ زندگی سے جوڑ کر ہی سکھانا چاہیے۔ زبان کی تدریس کو روزمرہ زندگی سے جوڑا جائے۔ جب بھی زبان کو سکھایا جائے تو اس کو ہمیشہ ہماری جو روزمرہ زندگی ہے اس سے جوڑا جائے تاکہ بچے جو ہیں وہ جلدی سیکھ پائیں۔ عملی مثالیں اور حقیقی حالات زبان سیکھنے کو آسان بناتے ہیں۔ اگلا ہے زبانی طریقہ تدریس کا اصول، تھیوری آف اورل اپروچ۔ بولنے کی مہارت پڑھنے اور لکھنے سے پہلے آنی چاہیے، یعنی پڑھنے اور لکھنے سے پہلے بچے کو بولنا آنا چاہیے۔ تدریس کا آغاز زبانی سرگرمیوں سے ہونا چاہیے، یعنی اورلی طریقے سے پہلے ہم اس کو سکھائیں، بولنا سکھائیں، پھر وہ پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ مان لو ہم ایک چھوٹے بچے کو سکھاتے ہیں، جب ہم ایک چھوٹے بچے کو سکھاتے ہیں تو ہم اس کو ڈائریکٹ کتاب تھوڑی دیتے ہیں، پہلے ہم اس کو اے بی سی یہ چیزیں بولنا سکھاتے ہیں، بعد میں ہم اس کو پھر بک جب یہ اے بی سی بولنا اس کو آ جاتا ہے پھر ہم اس کو اے فار ایپل بی فار بال یہ چیزیں ہم اس کو بک پر دکھاتے ہیں۔ اگلا ہے انتخاب اور تدریج کا اصول، یعنی تھیوری آف سلیکشن اینڈ گریڈیشن۔ اس پوائنٹ کو میں آگے اچھے سے آپ کو سمجھاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو اگلا ہے تناسب اور تسلسل کا اصول، یعنی تھیوری آف ریشو اینڈ سیریز۔ زبان کی چاروں مہارتوں میں توازن ہونا چاہیے۔ دیکھو زبان کی 4 مہارتیں کون کون سی ہیں؟ لسننگ، اسپیکنگ، ریڈنگ اینڈ رائٹنگ، یہ زبان کی 4 مہارتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں آپس میں توازن ہونا چاہیے، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہونا چاہیے۔ کسی ایک مہارت میں کمی زبان سیکھنے میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ اگر ان میں سے اگر آپ کو اگر ایک میں کمی ہے تو آپ زبان نہیں سیکھ سکتے۔ اگلا ہے طفل مرکزیت کا اصول، یعنی تھیوری آف چائلڈ سینٹر لرننگ۔ تدریس طالب علم مرکز ہونی چاہیے، یعنی جب بھی بچے کو پڑھایا جائے وہ اسٹوڈنٹ سینٹر ہونی چاہیے، نہ کہ ٹیچر سینٹرڈ۔ استاد کا مرکز توجہ بچہ اور اس کی ضروریات ہونی چاہیے، یعنی بچے کی ضروریات کیا ہیں، ٹھیک ہے، بچے کی کیپیبلٹی کتنی ہے، بچے کی کیپیبلٹیز کو ہی دیکھ کر اسے سکھانا چاہیے۔ تدریس میں استعمال ہونے والے اصول، یہ کچھ دوسرے اصول ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں نمبر 1 کیا ہے؟ سادہ سے مشکل کی طرف، یعنی سمپل ٹو کمپلیکس۔ جب بھی بچے کو پڑھایا جائے سب سے پہلے اسے آسان چیزوں سے واقف کرایا جائے، بعد میں مشکل اور پیچیدہ موضوعات سکھائے جائیں۔ سب سے پہلے آسان، اس کے بعد مشکل، اس کو کہتے ہیں سمپل ٹو کمپلیکس۔ دیکھیے مثال کے طور پر سب سے پہلے حروف، پھر الفاظ، پھر جملے اور پھر پیراگراف۔ ہم ڈائریکٹ بچے کو پیراگراف لکھنے کے لیے بولیں تو وہ نہیں لکھ پائے گا۔ سب سے پہلے ہمیں اسے حروف سکھانے ہیں، پھر الفاظ، پھر جملے بنانے ہیں، پھر بعد میں وہ پیراگراف پر آئے گا۔ سیکنڈ ہے معلوم سے نامعلوم کی طرف، یعنی نون ٹو ان نون۔ جب بھی بچے کو سکھایا جائے پہلے اسے وہ بتایا جائے جو اسے آتا ہے، یعنی وہ اس سے پوچھا جائے جو اس کو آتا ہے۔ طلبہ کے سابقہ علم کو بنیاد بنایا جائے۔ نئی معلومات کو پرانی معلومات سے جوڑا جائے۔ مثال کے طور پر جیسے گھر کے جانوروں کے نام سکھانے کے بعد
जंगली जानवरों के नाम सिखाए जाएं। देखिए, घर में हमारे जो पालतू जानवर होते हैं, बच्चा उनके बारे में जानता है। सबसे पहले हम अगर बच्चे को जानवरों के नाम सिखा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनके बारे में उसको सिखाना चाहिए, क्योंकि वो उनके बारे में जानता है। बाद में हमें जंगली जानवरों के नाम उसे सिखाने चाहिए। इसको कहते हैं नॉन टू अननोन, मालूम से नामालूम की तरफ। अगला है ठोस से मुजर्रद की तरफ, यानी कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। पहले ऐसी चीज़ें सिखाई जाएं जो देखी और महसूस की जा सकें। बाद में ख्याली और तजरीदी तस्वुरात सिखाई जाएं, यानी पहले वो चीज़ें सिखाई जाएं जिनको वो देख और महसूस सकता है। बाद में वो चीज़ें सिखाई जाएं जो ख्याली हों। मिसाल के तौर पर किताब और कलम से आगाज़, फिर ईमानदारी और मोहब्बत जैसे तस्वुरात को पेश किया जाए। अगला है जुज से कुल की तरफ, यानी पार्ट टू होल। ठीक है, पहले अल्फाज और जुमलों के अज्जा सिखाए जाएं, फिर पूरा मजमून या इबारत समझाई जाए। पहले अल्फाज के बारे में बच्चों को सिखाना चाहिए, फिर जुमलों के बारे में। इसको कहते हैं जुज से कुल की तरफ। मिसाल के तौर पर हुरूफ, फिर अल्फाज, फिर जुमले, फिर इबारत। क्लियर? उसके बाद है अमल के ज़रिए सिखाना, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, ये एक्टिविटी मेथड है। तलबा को अमली सरगर्मियों में शामिल किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को बनाया जाए। बच्चे खुद करके सीखते हैं, ठीक है, तो ज़बान का इस्तेमाल खुद करवाया जाए। मिसाल के तौर पर मुकालमा, फिर मुबाहसा, किरदार निगारी, कहानी सुनाना। पहले बातचीत, फिर उस पर बहस हो, फिर किरदार निगारी, फिर कहानी सुनाना, ऐसा होना चाहिए। दिलचस्पी और तहरीक का उसूल ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। अगला है कम्युनिकेटिव अप्रोच। ठीक है, यानी ज़बान का बुनियादी मकसद राब्ता और इजहार ख्याल है। तदरीस में अमली गुफ्तगू और इबलाग पर जोर दिया जाए। हमेशा एक दूसरे से कम्युनिकेट करके ही ज़बान को सीखा जाता है। कवायद को अगर आप ग्रामर सिखा रहे हैं तो ज़बान के इस्तेमाल के साथ सिखाया जाए। मादरी ज़बान का मुनासिब इस्तेमाल, यानी पहले मदर टंग, फिर हदफी ज़बान, यानी जो दूसरी ज़बान आप सिखा रहे हों। तकरार और मश्क का उसूल ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए, LSRW स्किल्स ये हैं ज़बान की महारतें। ठीक है, ये चारों महारतें बच्चे को अच्छे से सिखाई जाएं, तभी जाकर वो ज़बान सीख सकता है। गलतियों को सीखने का ज़रिया समझना, यानी गलतियों को ये एज अ पार्ट ऑफ लर्निंग इनको समझा जाए। बच्चों की गलतियों को सज़ा का सबब ना बनाया जाए। अगर वो गलती कर रहे हैं तो उनको करने दो, वो गलती करके ही सीखेंगे। ठीक है, तो गलतियों को भी ज़बान सीखने के अमल का फितरी हिस्सा समझना चाहिए। इन्वायरमेंट बेस्ड लर्निंग ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये ज़बान की तदरीस के कुछ उसूल हैं जो एक टीचर को इन उसूलों को समझना चाहिए, इनको अपनाना चाहिए। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।